वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन। जिन लोगों को नहीं पता, जो पहली बार वॉच कर रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि आप चाहो तो इस वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हो, आपको समझ में आएगी काफ़ी चीज़ें। बट अगर आपको अच्छे से जानना है तो इसके बाद आप प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें जाके आप फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू करना, आपको फिर अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि बस ज़रूर देखना जाके, हो सकता है वो आपके काम आ जाए जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है। ठीक है, क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चल रहा है, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीज़ों के बारे में। और अगर आप ये वीडियो वॉच करो तो डेफिनेटली आप फिटनेस से जुड़े हुए हो। ठीक है, चाहे हो सकता है आप नॉर्मल जिम जाते हो या फिर आप फिटनेस के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो आप उस चीज़ में आपको बहुत हेल्प करेगी ये वाली प्लेलिस्ट, तो जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो देखो गाइस, शुरू करते हैं। चैप्टर जैसा आपको बताया था रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन है। आज आपने देखा होगा कि मैंने बोर्ड पे कुछ ज़्यादा कुछ लिख नहीं रखा, क्योंकि मैं उस पर लिखूंगा। रीज़न क्या है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ जो भी आज मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा, लेकिन उसी में से कुछ कुछ पार्ट को मुझे समझाने के लिए मुझे स्पेस चाहिए था, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो अब इतना समझते हैं। सबसे पहले मैंने जो यहाँ पर लिख रखा है कि जो हमारा पहला टॉपिक है, उस पहले टॉपिक का नाम पढ़ रहे हैं इंजरी रिस्क एंड डिसीज़ प्रिवेंशन। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है आपकी इंजरी पे, रिस्क पे, इंजरी रिस्क पे और डिसीज़ प्रिवेंशन पे। देखो, पहले आप एक चीज़ समझना, इंजरी का मतलब क्या होता है। इंजरी का मतलब सिंपल सा कि भाई आप इंजर्ड हो गए, आपको कोई चोट लगी है, ठीक है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो अब इंजरी हो सकता है कि भाई इंजरी, लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि जिम में कैसे इंजरी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इंजरी होती है आपकी लापरवाही से। ठीक है, हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कैसे हेल्प करती है आपके इंजरी के रिस्क को कम करने में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत कॉमन सी चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो, जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसके अंदर हम सबसे पहले तो हमने इसी समझ चुके हैं कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो और उसमें हमारी मसल्स का रोल क्या होता है, मसल्स और हमारी बॉडी कैसे उसके हिसाब से बिहेव करती है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारी 2 क्लास में हमने कवर कर चुके हैं, 2-3 क्लास के अंदर आप देख सकते हो जाके, जिन लोगों को नहीं पता। दूसरी चीज़ ये कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंजरी रिस्क कम करने में कैसे हेल्प करती है। तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। बहुत से लोग जो होते हैं, खासकर जो बहुत मोटे होते हैं, ओबीज होते हैं, ठीक है, तो वो जिम जाना शुरू करते हैं। तो खास जाते हैं, जिम जाते हैं, वो जाते ही वो क्या सोचते हैं, मोटा और पतला होने के लिए, तो वो रनिंग करना शुरू करते हैं। जो हो सकता है जो जिम भी नहीं जा रहे, नॉर्मल जॉग करना शुरू करते हैं। तो शुरू के कुछ दिन तो वो जॉग कर लेते हैं, ठीक है, बट आफ्टर अ मंथ या 1-2 वीक के बाद उनको अपने जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बोन में, मतलब मोस्टली जॉइंट्स के अंदर। तो रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि जो आपका जो बॉडी वेट है, उसका जो पूरा लोड जाता है मोस्ट ऑफ, वो आपके जॉइंट्स पे रहता है। ठीक है, दूसरा ये भी है कि जब आपका पोस्चर ठीक नहीं होता तो आपका जो लोड रहेगा, ठीक है, और जब आपकी इंजरी होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होंगे, और लोड आपका ज़्यादा आपके जॉइंट्स पे ही रहेगा। तो होता क्या है, हमें अगर हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो उससे हमारी जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी, तो वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो जो आपके स्प्रिंटर होते हैं या मैराथन रनर होते हैं, क्या वो खाली दौड़ते रहते हैं? क्या वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करते? वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि भाई हमें अपनी बॉडी की, चलो एबिलिटी तो बढ़ानी है जिस स्पोर्ट्स में हम हैं, बट हमें उसको स्ट्रॉन्ग भी रखना, उसको सेफ भी रखना है, इसलिए आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और उसके बहुत रीजन्स है। देखो, पहला रीज़न यहाँ पे आपको दे ही दिया है कि जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है वो एक शॉक एब्जॉर्ब, मसल के लिए, मसल को एज अ शॉक एब्जॉर्बर होता है हमारा मसल, और उसको हेल्प करती है किस चीज़ के अंदर, इंजरी से बचाने के लिए। तो मसल एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम भी करता है। दूसरी चीज़ ये भी है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जब आपके बैलेंस मसल डेवलपमेंट होगी, बैलेंस मसल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, देखो, जो लोग ज़्यादातर रनिंग करते हैं तो रनिंग का जो ज़्यादातर इफेक्ट पड़ता है वो आपकी हैमस्ट्रिंग पे पड़ता है। अब हैमस्ट्रिंग नहीं पता तो इसका मतलब आपने फर्स्ट जो चैप्टर वो नहीं पढ़ा। ठीक है, तो हैमस्ट्रिंग बेसिकली हमारी मसल है, हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल, हमारे लेग्स की। ठीक है, जब हम भागते हैं तो ज़्यादातर स्ट्रेस हमारी हैमस्ट्रिंग पे पड़ता है, तो इसका मतलब हैमस्ट्रिंग ज़्यादा ट्रेन हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो मसल इम्बैलेंस क्रिएट होने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपके नी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने उस टाइम पर क्या करना, आपने उसके अपोजिट मसल को ट्रेन करना और उसे भी ट्रेन करना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर कंप्लीट अपने लेग वर्कआउट फॉलो करना है। अगर आप रनिंग करते हो तो साथ साथ अपने क्वाड्रिसेप्स, अपने काफ मसल, अपने एंटीटिबियालिस मसल, ये सभी मसल, साथ साथ हैमस्ट्रिंग को भी ट्रेन करना है। अपने सारी मसल्स को आपको ट्रेन करना है ताकि इम्बैलेंस क्रिएट ना हो, क्योंकि अगर इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो आपके जो नी है खासकर, उसमें प्रॉब्लम आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अब इस चीज़ को हमें करने के लिए किस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा? आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम है
वो आपके सारे मेजर मसल ग्रुप को कवर करे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम करो, उसके अंदर आपके सारे मेजर मसल ग्रुप कवर्ड होने चाहिए। जैसे कि आपके लेग्स के मसल और आपके लेग्स मसल, जिसके अंदर आपके बहुत सारी मसल आती है, क्वाड्रिसेप, ठीक है, और आपके हैमस्ट्रिंग, ये सब चीज़। तो आपने एक्सरसाइज सिलेक्शन भी इस तरीके से करना है कि आपकी सारी मसल टारगेट हों, ठीक है, आपके शुरुआत के फर्स्ट एक्सरसाइज में या सेकंड एक्सरसाइज में। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके जो मेजर मसल उनका स्ट्रांग होना ज़रूरी इसलिए कि क्योंकि वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है और आपके इम्बैलेंस से आपको खतरा कम होगा। क्योंकि जब आपकी एक मसल ज़्यादा ट्रेंड होगी, ज़्यादा डोमिनेंट होगी, तो अगर दूसरी डोमिनेंट थोड़ी रिसेसिव होगी, मतलब उससे कम वो होगी, तो वहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपने देखा है मोस्ट ऑफ लोग जो होते हैं वो ऐसे चलते हैं, खासकर बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, क्योंकि उनके जो पैक मसल होते हैं, पेक्टोरल्स मसल, जिसे हम चेस्ट मसल बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं अपने पीछे की मसल के कंपेयर में। मतलब क्या है कि मसल दोनों ही स्ट्रांग है, बट डोमिनेंट ज़्यादा कौन सी है? एंटीरियर मसल, जिसकी वजह से उनके शोल्डर और चेस्ट टाइट होते हैं और एस्टेरेटस मसल टाइट होती है, जिसके उनका पोस्चर ऐसा होता है। तो यहाँ पर आपको इम्बैलेंस क्रिएट होने से बचाने के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि आपका जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आपके सारे मेजर मसल ग्रुप को क्या हो, उसके अंदर कवर होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात होगी कि भाई हाँ, हमें कैसे हेल्प करता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंजरी के रिस्क से, ठीक है। इतनी बात तो हमें समझ पाएगी। भाई इंजरी रिस्क कैसे कम कर सकते हो? पहला तो ये कि आप अपोजिट मसल को ट्रेन करो। कोई भी आप स्पोर्ट्स खेलते हो, उस स्पोर्ट्स के अंदर जो मसल ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसके अपोजिट मसल को ट्रेन ज़्यादा करना है, ठीक है। मतलब जैसे रनिंग के अंदर आपने हैमस्ट्रिंग ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो आपने अपने अदर मसल को भी ट्रेन करना है। साथ के साथ आपका जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए वो शुड बी, उसके अंदर सारे मसल ग्रुप होने चाहिए, और आपके जो मसल एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी है। इसका मतलब अगर आप खाली रनिंग ही करते हो तो वो भी गलत है, कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है, ताकि आपके जो जॉइंट्स हैं, आपकी जो मसल्स है, वो शॉक वो एब्जॉर्ब करें अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी करें इसके अंदर आपके जॉइंट्स पे स्ट्रेस आ रहा है। सिंपल से समझो, अगर आपकी मसल स्ट्रांग नहीं होंगी तो शॉक पूरा जाएगा आपके जॉइंट्स पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब आगे देख लो। ये तो हो गया भाई इंजरी रिस्क वाला पार्ट। अब डिसीज़ प्रिवेंशन वाला पार्ट पढ़ लो। देखो, आपने एक बीमारी सुनी होगी जिसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर आपकी जो बोन होती है ना, उसकी जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है। मतलब कि जो बोन है वो कमज़ोर होने लगती है, उसमें से आपका जो कैल्शियम लॉस होने लगता है, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स लॉस होने लगते हैं। इसके साथ आपकी बोन कमज़ोर होने लगती है। इस केस में क्या होता है कि इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी इंसान को ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उसके इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर वो गिर गया तो हड्डी टूट सकती है आराम से। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी जो देखी गई ज़्यादातर देखी गई है वो एक एज के बाद देखी जाती है, 30 या 40 के बाद। रीज़न क्योंकि उस टाइम पे बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिएंट पहुंच नहीं पा रहे होते हैं, और दूसरी चीज़ उनका जो एक्टिविटी लेवल, फिजिकल एक्टिविटी लेवल बहुत स्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी बोन वीक होने लगती है। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा हेल्प है आपके बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाने में, मतलब कि बोन को स्ट्रॉन्ग रखने में, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के जो चांसेस है वो कम हो सकते हैं। तो याद रखना, एक वर्ड होता है, वर्ड्स का खेल है यहाँ पे। वर्ड्स का खेल क्या है? देखो, एक तो होता है मैंने यहाँ बोला हो सकते हैं, तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, एस या कोई भी सर्टिफिकेशन आपको ये अलाउ नहीं करती आप किसी चीज़ को फैक्ट बोल के बोल दो। जैसे एग्जांपल के तौर अगर मैं किसी से ये कहूँगा कि भाई अगर तू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगा तेरी बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, हाँ बढ़ती है, बट हम उसको एकदम एक्यूरेट मतलब ये नहीं बोल सकते हाँ भी बढ़ी जाएगी, ठीक है, या तेरी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी रखते हैं कि हाँ भाई अगर तू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगा तो तेरी शायद बोन और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, जो कि होती है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने किसी को भी, और दूसरी चीज़ डायग्नोज नहीं करना किसी भी चीज़ को। अगर किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम है, मान लो मेरे शोल्डर में पेन है, आपके किसी क्लाइंट के शोल्डर में पेन है, अगर आप कह दो, अगर आपने बिना आपको कुछ पता नहीं उसके बारे में ज़्यादा, आपको बस थोड़ा बहुत ये लगा कि भाई इसके शोल्डर में पेन इसलिए है कि इसके रोटेटर का मसल टाइट है, जो भी है, तो आपने उसको डायग्नोज कर कह दिया कि तेरे रोटेटर का मसल टाइट है, तो आप वो भी नहीं कर सकते, मतलब आप डायग्नोज भी नहीं कर सकते। इसका ध्यान रखना है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसके बारे में बाद में भी पढ़ेंगे, बट एक चीज़ याद रखना, ठीक है। और आप क्योर भी नहीं कर सकते, ठीक है, आप सिर्फ प्रिवेंशन कर सकते हो, ठीक है, उस चीज़ को। जैसे अब मैंने आपको बताया ऑस्टियोपोरोसिस को आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसको प्रिवेंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा के। वो अब उनको लोगों कैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करानी, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना, वो हम आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब आगे देख लो, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ जाएगा। अब आपके यहाँ पे जो कुछ बेनिफिट्स और है, मोर बेनिफिट जो मैंने आप लिख रखा है वर्ड, इसके बारे में अब आपको स्क्रीन पे दिखेगा। मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ाता रहूँगा और आप समझते रहोगे, ठीक है। तो मैं एक बार अपने फ़ोन में ओपन कर लेता हूँ और फिर शुरू करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता रहता हूँ, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके उन्हें भी पढ़ना
और समझना कि उसमें क्या लिखा है। ये सारी जो मैं लाइंस जो डालता हूँ वो बुक्स की ही है, ठीक है। इसका मतलब फ़ायदा आपको ये है कि आपको यहाँ पे भी बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप खाली अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पे बुक परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तब आपको बुक चाहिए होगी, ठीक है। और मैं आपको सच बताऊँ, अगर आप एग्ज़ाम पर्पज़ से पढ़ रहे हो तो आपको और भी चीज़ों का ध्यान देना होगा, जिसके बारे में धीरे धीरे बात भी करेंगे। चलो अब आगे देखते हैं। देखो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ एक बार। अब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिख रखा है जो पहला हमारे जो कह सकते हो बेनिफिट्स एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, उसमें पहला मैंने लिख रखा है इम्प्रूव्ड बॉडी कंपोजिशन, ठीक है। अब इम्प्रूव बॉडी कंपोजिशन वाले पार्ट के अंदर उसमें क्या लिख रखा है, इम्प्रूव बॉडी कंपोजिशन मतलब कि मोर मसल और लेस फैट। तो बॉडी कंपोजिशन बेहतर कब होती है, जब सिंपल सा बॉडी के अंदर ज़्यादा मसल होगी, कम फैट होगा, ठीक है। जैसे बॉडी बिल्डर्स कह लो या मॉडल्स कह लो, उनकी बॉडी कैसी होती है, मसल अच्छा होता है, फैट कम होता है, तो वही बॉडी कंपोजिशन है, क्योंकि मसल एक शेप देती है आपको, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से आपको क्या होगा, आपको बेनिफिट जो मिलेगा वो आपको मिलेगा, एक तो आपकी बॉडी कंपोजिशन अच्छी होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, दूसरा बेनिफिट क्या है, इसमें आपके बहुत सारे चांसेस होंगे आपके टाइप 2 डायबिटीज़ के क्या कह सकते हो, टाइप 2 डायबिटीज़ के रिड्यूस होने के। मतलब कि अगर किसी इंसान को टाइप 2 डायबिटीज़ है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, कुछ लोगों को तो पता भी होगा डायबिटीज़ क्या होती है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो और यहाँ पे एक 2 वर्ड और आ रहा है, तो पहले आपको समझाना चाहूँगा। देखो डायबिटीज़ एक बीमारी का नाम है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, हमारा एक हार्मोन होता है बॉडी के अंदर जिसे बोलते हैं हम इंसुलिन। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, जब हम हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है, सिंपल सा फूड से। जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड के अंदर वो घूमता है, तो हमारा इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज को पकड़ता है, या कह सकते हो एज अ कैरियर काम करता है, उसको मसल में स्टोर कराने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब क्या है कि इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को स्टोर करना मसल में। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके ऑर्गन डैमेज होने के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर होता क्या है, टाइप 1 के अंदर क्या होता है, ये तो बाय बर्थ होती है। मतलब कोई इंसान पैदा हुआ है, उसको बाय बर्थ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी उसकी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब कि उसका इंसुलिन सही से काम नहीं करता है, वो टाइप 1 डायबिटीज़ है, ठीक है। और टाइप 2 के अंदर क्या होता है, ये आपको हो सकता है कि कुछ टाइम बाद हो जाए, सिर्फ किस लिए, या तो आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, ठीक है। मेन रीज़न तो यही होता है, ठीक है। तो यही है मेन चीज़ कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। और ये खासकर कब होती है, मोस्ट ऑफ लोगों को जो मैंने देखा है आफ्टर 30 ज़्यादा देखा है, ठीक है। ये फीमेल और मेल में दोनों के अंदर होता है। और अगर आप नोटिस करो, हर इंडियन फैमिली के अंदर आपकी फैमिली में कोई ना कोई एक बंदा होगा जो डायबिटीज़ से गुजर रहा होगा, ठीक है, डायबिटीज़ का शिकार होगा। तो इसी वजह से फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसके अंदर आपका होता है इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो जब आप वेट ट्रेनिंग करना शुरू करोगे तो आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी वो भी बढ़ती है। और बहुत से केसेस में ये भी देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ ख़त्म भी हो चुकी है, ठीक। मतलब जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, खासकर मेरी जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ मैंने ये देखा है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आपकी बॉडी कंपोजिशन भी अच्छी होगी और आपको टाइप 2 डायबिटीज़ भी आपके रिड्यूस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा है, यहाँ पे लिख रखा है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़। अब कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ क्या है, देखो जो भी डिसीज़ आपके हार्ट से रिलेटेड होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, स्ट्रोक के, हार्ट अटैक के, ये सब चीज़ें, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिख रखा है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है, देखो आप मेटाबॉलिज्म का मतलब सभी को पता है, केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, हम मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं, ठीक है, साइंस बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है जब आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो खासकर जो हार्मोन्स हैं वो सही से फंक्शन नहीं करेंगे, तो आपके जो सिस्टम है, बॉडी के जो बेसिक सिस्टम है, आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है, और आपकी और अदर चीज़ें, ठीक है, तो उसमें होगा क्या, आपका जो इम्बैलेंस क्रिएट होने लगेगा, जिसकी वजह से आपको बीमारियाँ होंगी, ठीक है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब सिंपल सही है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही से काम ना करना। तो अगर जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो मेटाबॉलिज्म आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती, उनको भूख लगने लगती है, ठीक है। और जिन लोगों का वेट रिड्यूस नहीं हो रहा था, उनका वेट रिड्यूस होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेटाबॉलिज्म जो होता है उनका बूस्ट हो जाता है, बेहतर हो जाता है, ठीक है। अब अगला पढ़ो, अगला इसमें लिख रखा है इंक्रीज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रांजिट स्पीड विच में रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉलन कैंसर। तो पहले यहाँ पे एक वर्ड है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रांजिट स्पीड। अब इस वर्ड को समझ लेते हैं, ठीक है। गैस्ट्रो मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे स्पेलिंग, ताकि आपको दिख जाए, मैं ही लिख देता हूँ, गैस्ट्रो, ठीक है, इंटेस्टाइनल ट्रांजिट स्पीड। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, देखो जो आप फूड खाते हो, ठीक है, तो वो आपके स्टमक में रहता है, स्टमक से इंटेस्टाइन तक,
ठीक है। स्टमक से इंटेस्टाइन तक उसको लेके जाने का जो जो उसका जो कह सकते हो जो टाइम है, ठीक है, जो उसका फंक्शन है या उसका जो परफेक्ट टाइम है, ठीक है, तो वो उसको बूस्ट अप करता है। क्या आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जब आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी होगी, जब आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप करोगे, फिजिकल एक्टिविटी आपकी लाइफ के अंदर अच्छी होगी, तो उसकी वजह से आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। मतलब कि आपका जो फूड है वो आपके इंटेस्टाइन तक सही टाइम तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो कॉलन कैंसर है उसका खतरा कम होगा। अब कॉलन क्या होता है, देखो, आपको जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, उसमें जो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है कॉलन, तो वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जब आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रांजिट स्पीड क्या होती है, अच्छी होती है, मतलब जिस नेचुरल जैसी होनी चाहिए। मतलब का जो फूड आपने स्टमक में है वो आपके इंटेस्टाइन तक कितने टाइम में पहुँच रहा है, जितना टाइम में पहुँचना चाहिए नेचुरली, ठीक है, तो एक हेल्दी पर्सन के अंदर तो वो स्पीड क्या हो जाती है, बूस्टअप हो जाती है। अगर किसी का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक ठीक नहीं है तो उसका या स्पीड ठीक नहीं है तो उसको वो चीज़ उसकी बेहतर हो जाएगी। इसका मतलब कह सकते हो कॉमन लैंग्वेज में जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, ठीक है, तो उनको यही तो होता है कि जो उनका फूड है उनके इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचता, इंटेस्टाइन से उनका पूरा इजैकुलेट नहीं हो पाता क्योंकि उनकी डाइट के अंदर फाइबर्स की कमी है। दूसरा, उनका जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो और भी जो आपका डाइजेस्ट सिस्टम है वो बूस्टअप होता है, ठीक है, तो ये सब रीज़न है। तो अभी इसके बारे में और बेहतर बाद में समझाऊंगा, बट इतना समझ लो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रांजिट स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब अगला पॉइंट देख लो। देखो आज पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बाद में बता दूंगा दोबारा। अब इसमें अगला लिख रखा है लो बैक हेल्थ, स्ट्रॉन्ग इरेक्टर स्पाइन मसल, एनहेंस लो बैक सपोर्ट, कंट्रोल फंक्शन एंड शॉक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो लोअर बैक है, अब यहाँ पे एक लोअर बैक को स्पेशली क्यों लिया है, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर लोअर बैक को, देखो लोअर बैक बेसिकली आपका जो स्पाइन का जो लंबर का रीजन होता है, इसमें दिख जाएगा आपको स्क्रीन पे, लंबर का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं आपका लोअर बैक का पार्ट। तो जब आपका जो लोअर बैक का जो लंबर का रीजन है वो आपका सबसे ज़्यादा कह सकते हो इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। ये आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है, एक कोर का ही आपका पार्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो मोस्ट ऑफ जो लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है खासकर फिजिकली, वो आपके लोअर बैक में ज़्यादा होती है, जैसे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बहुत लोगों को आपको दिखी होगी, लोअर बैक पेन, जो रीज़न यही हो सकता है, मसल वीकनेस की वजह से भी होता है। तो जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपकी लोअर बैक स्ट्रांग होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी वहाँ की स्ट्रेंथ बढ़ती है, रेक्टस स्पाइनल मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। रेक्टस स्पाइनल मसल क्या होती है ये आप सभी को पता, नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ। ये ग्रुप ऑफ मसल होती हैं जो आपकी लोअर बैक में होती है, थोरेसिक में होती है और आपके सर्विकल में होती है। पूरी एक मसल्स होती है जो मतलब पूरी एक पूरा ग्रुप ऑफ मसल होता है जिनको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जाके पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। उसको दोबारा बताऊँगा कुछ फ़ायदा नहीं हो, टाइम वेस्ट ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके लोअर बैक को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। स्पेशली इसको इसलिए लिया है क्योंकि मोस्ट ऑफ जो प्रॉब्लम्स लोगों को होती है फिजिकली वो लोअर बैक में बहुत होती है, आपने देखा भी होगा बहुत लोगों को, ठीक है। इसमें अगला लिख रखा है रिड्यूस पेन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डिफरेंस क्या है पहले समझ लो। देखो दोनों के अंदर जो है यहाँ पर आपका होता है, पहले वाले केस में कौन से वाले ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर होता क्या है कि आपकी जो कार्टिलेज होता है, क्या कार्टिलेज क्या होता है, देखो बोन के ऊपर का जो पार्ट होता है ना, जो बोन को जॉइंट से रब होने से बचाता है, वो जो कार्टिलेज होता है वो डीजनरेट होने लगता है, मतलब घिसने लगता है, ठीक है, अपने आप ही। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक बीमारी है, ठीक है। तो इसके अंदर अब होगा क्या, जब कार्टिलेज घिसेगा तो बोन आपस में रब करते तो उसकी वजह से आपको पेन होगा। तो जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपका जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है, किसकी वजह से, और आपका किसका, ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन, ठीक है। रीज़न क्यों, क्योंकि अब आपकी बॉडी को एक कह सकते हो एक लोड आ रहा है बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो बॉडी क्या करती है उस हिसाब से अपने आप को क्या करती है, ढालती है। तो इस केस के अंदर आपने ये भी देखा गया है कि आपका जो पेन है आर्थराइटिस का वो कम होता है। दूसरा वाला है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो बोन की जो अब आउटर लीनिंग होती है, आउटर मतलब कि वॉल, वो पतली होने लगती है, ठीक है, वो घिसने लगती है, मतलब वो कमज़ोर होने लगती है। तो इस केस के अंदर जो बोन है बहुत ज़्यादा वीक होने लगती है, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो सकती है, कह सकते हो। इसका जो पेन है वो रिड्यूस होता है, पेन मेन यहाँ पे पेन से है, कब, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो पॉइंट है हमारा वो है डिक्रीज डिप्रेशन इन ओल्डर मैन एंड वुमेन। तो बहुत सही बात है जो मैंने देखी है, जो डिप्रेशन होता है उसको बहुत ज़्यादा कम होता है आपका, किसकी वजह, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, ठीक है। क्योंकि आप जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपका जो आफ्टर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके जो एनाबॉलिक हार्मोन होते हैं, जो आपको या कह सकते हो आपके जो गुड फील हार्मोन होते हैं वो बूस्टअप होते हैं, खासकर आपके डोपामिन, तो आपको रिलैक्स फील होता है, आपका डिप्रेशन दूर होता है।
दूसरी चीज़ क्या है, इम्प्रूव फंक्शनल कैपेबिलिटी इन ओल्डर एडल्ट। तो बेसिकली कहने का मतलब जो लोग बूढ़े होते रहते हैं, जिनकी उम्र होती रहती है, तो उनकी बॉडी जब वो स्ट्रेंथ नहीं करते, उनकी जो फंक्शनैलिटी वो और बेहतर होने लगती है, मतलब फिर से बेहतर होने लगती है। उनके जो प्रॉब्लम्स होती है मोस्ट ऑफ, जैसे मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, कि कोई होता है वो बैठ नहीं पाता, ठीक है, कोई ढंग से खड़ा नहीं हो पाता, कोई चल नहीं पाता, तो फंक्शनैलिटी के तो पार्ट है ये सब, ठीक है। तो ये सब जो फंक्शनैलिटी वो भी बेहतर होने लगती है जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करते हो, चाहे आप किसी भी एज में हो। अगला लास्ट उसके अंदर पॉइंट है वो है इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट एंड ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी ऑफ मसल टिश्यू। अब इसको समझना पड़ेगा इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखो, माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट आप सभी को पता होगा अगर बेसिक साइंस पढ़ी है, ये है आपका सेल, ठीक है। और सेल क्या है, सेल है आपके बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी बनी है या हमारी जो पूरी जो लिविंग थिंग बनी है वो सेल से मिलके बनी है। अब जो ये सेल है इसके अंदर एक पार्ट होता है बिल्कुल अंदर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और जो मोस्ट ऑफ जो कंटेंट होता है आपका वो आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है, जिसका हम एक कंटेंट होता है या कह सकते हैं पार्ट होता है न्यूक्लियस का, जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और भी चीज़ होती है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, मतलब कि जो हमारी जो सेल को जो पावर मिलती है, बोल सकते हो हमारी जो सेल जो पावर जनरेट करती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से करती है, ठीक है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो हमें जो एनर्जी जो देता है वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया देता है, मतलब कि हमारे जो सेल्स हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो हमें एनर्जी देता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट मतलब कि इसके अंदर का जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है, उसकी जो कैपेसिटी वो बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से हमारा जो ऑक्सीडेटिव सिस्टम है, मतलब कि अब ऑक्सीडेटिव सिस्टम का मतलब सिंपल से ऐसे समझ लो कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी देता है तब जब उसको ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो उतनी ऑक्सीजन ज़्यादा क्या हो पाएगी, यूज़ हो पाएगी माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से, और उतनी ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगी, एनर्जी। तो सिंपल सा, इन सिंपल वर्ड आपको सिर्फ यही कहूँगा, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपकी जो एनर्जी कह सकते हो, एनर्जी बनाने की जो कैपेसिटी होती है आपके सेल्स की, आपकी बॉडी की, वो बढ़ जाती है, ठीक है। रीज़न क्योंकि आपकी बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है। और इस केस में जो एनर्जी सिस्टम यूज़ होता है उस एनर्जी सिस्टम को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। इसके बारे में और अच्छे से बाद में समझेंगे, बट अभी इतना ही समझ लो क्योंकि इसके ऊपर बहुत लंबा टॉपिक पर बनेगा, जो कि मैं अभी नहीं चाहता उसके ऊपर हम टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो आपकी जो सेल के अंदर जो एक आपका सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब आपकी जो पूरी बॉडी बनी है वो सेल से मिलकर बनी है। उसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके अंदर एक पार्ट, जिसके अंदर से एक चीज़ होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है, एनर्जी बनाना। तो जितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी बनेगी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और उस एनर्जी जिस प्रोसीजर से ये एनर्जी बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की प्रोसीजर एनर्जी जो बन रही है, उस सिस्टम को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव सिस्टम। तो इसका मतलब आपका ऑक्सीडेटिव सिस्टम मतलब कि आपका एनर्जी बनाने का जो एक ही सिस्टम ऑक्सीडेटिव, इसकी कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब अगला देख लेते हैं। अब जो आपका हमारा जो अगला पॉइंट है, इसके अंदर हमें अब एक चीज़ समझनी है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको क्या बता दिए, बेनिफिट्स, ठीक है। मोर बेनिफिट्स मतलब जो और ज़्यादा हमारे जो बेनिफिट्स हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से होते हैं वो सब। तो इसके बारे में अब जो इसके आगे का कंटेंट है उसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, बट मैं एक बार आपको रिवाइज कराना चाहूँगा और थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा चीज़ों को। आज हमने सिर्फ ये पढ़ा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का हमारी इंजरी पर और हमारी डिसीज़ पर क्या फ़र्क पड़ता है, इंजरी रिस्क ऑफ इंजरी पे, इंजरी रिस्क पे। तो इंजरी का जो चांसेस होते हैं जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो मसल है वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। तो जब हमारी बॉडी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आता है, खासकर फिजिकल स्ट्रेस, तो हमारी बॉडी क्या करती है, शॉक को एब्जॉर्ब करती है विद द हेल्प ऑफ मसल्स, ठीक है। जब हम भागते हैं तो हमारे जो बहुत ज़्यादा जो मसल जो स्ट्रेस आता है वो हमारी मसल्स पर आता है। अगर हम ज़्यादा भाग रहे हैं इसका मतलब हमारी हैमस्ट्रिंग जो वो ज़्यादा यूज़ होती है जब हम रनिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात और समझ में आई कि हमें अपनी हर एक मसल को इक्वली ट्रेन करना है ताकि कोई इम्बैलेंस क्रिएट ना हो। अगर हम ज़्यादा रनिंग करेंगे और अपने खाली हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करेंगे तो हमारे इम्बैलेंस क्रिएट होने की वजह से, मसल इम्बैलेंस क्रिएट होने की वजह से हमारी जो नी है उस पर स्ट्रेस बढ़ेगा और इंजरी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो इंजरी रिस्क के हिसाब से हो गया। दूसरा था हमारा डिसीज़ प्रिवेंशन। तो डिसीज़ प्रिवेंशन के अंदर हमने पढ़ा कि जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो सबसे बेस्ट जो हमें आउटकम दिखाई देता है, सबसे जो बेनिफिशियल वो हमें दिखाई देता है हमारी बोन मिनरल डेंसिटी का बढ़ना, मतलब कि इस बोन की डेंसिटी मतलब बोन का और स्ट्रांग होना, ठीक है। तो बोन मिनरल डेंसिटी जब इंक्रीज़ होगी तो आपको जो ऑस्टियोपोरोसिस का जो खतरा है, मतलब कि बोन का डीजनरेट होने का जो खतरा है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो आप किसी भी एज में हो, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आपकी बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये
अब इसी के अंदर हमने अब आगे पढ़ा और भी जो बेनिफिट थे उसमें हमने ये पढ़ा कि भाई हमारी जो बॉडी है, ठीक है, जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करते हैं सबसे पहले तो हमारा बॉडी कंपोजिशन अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे जो अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है या किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है या किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो उसके जो उन सब बीमारियों के रिड्यूस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। इसी तरीके से हमने अगला पढ़ा कि जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसकी एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। वो कैसे बढ़ती है? क्योंकि जो हमारी सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक पार्ट होता है बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। वो क्या करता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो इस पूरे एनर्जी सिस्टम को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव सिस्टम। तो हमारा जो ऑक्सीडेटिव सिस्टम है वो भी बढ़ जाता है, उसकी कैपेसिटी एनर्जी बनाने की कैपेसिटी हमारी बॉडी की बढ़ जाती है जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की डिमांड बढ़ती है। इसी तरीके से मैंने आपको अगला जो बताया था, मैंने ये बताया था कि आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रांजिट स्पीड है, मतलब कि आपको जो फूड आपके गैस्ट्रिक से मतलब के स्टमक से आपके इंटेस्टाइन तक जो पहुंच रहा है तो उसका जो टाइम है वो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। मतलब कि आपका फूड जितना टाइम लगना चाहिए उतना ही टाइम लगेगा, ताकि आपको जो प्रॉब्लम है खासकर स्टमक रिलेटेड या जो एक हमने कैंसर का नाम पढ़ा कॉलोन कैंसर, जो कि हमारा कह सकते हो जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसका सबसे लास्ट का जो पार्ट होता है वो से बोलते हैं कोलोन। तो वहाँ पर जो कैंसर होने का खतरा है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के इतने सारे बेनिफिट हमने पढ़े। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि ये तो हमने बेनिफिट्स पढ़ लिए, बट जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू ही कर रहे हैं तो हमें प्राइमरी बेनिफिट्स क्या दिखेंगे और सेकेंडरी बेनिफिट क्या दिखेंगे। मतलब कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमें क्या बेनिफिट दिखने वाले हैं। ये तो हमने एक साथ सारे बेनिफिट पढ़ लिए, बट शॉर्ट टर्म में हमें क्या बेनिफिट दिखेंगे और लॉन्ग टर्म में हमें क्या बेनिफिट दिखेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो लोग नए हैं उनको फिर बोलूँगा कि जाके प्लेलिस्ट चेक कर लो, दोनों प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, एस न्यूट्रिशन की और सीपीटी की भी, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, ठीक है, वैसे बोलनी नहीं चाहिए फिर मैं बोल देता हूँ, आप लोग इतने समझदार हो। मैंने ये नोटिस किया कि जो लोग क्लासेस वॉच करते हैं रेगुलर, ठीक है, एक तो वो मुझसे क्वेश्चंस नहीं पूछते, या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या फिर आप पढ़ते नहीं हो, खुद सेल्फ स्टडी नहीं करते, क्योंकि जब सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको कन्फ्यूजन होंगे। और कुछ लोग हैं जो पढ़ रहे हैं जिनको जिन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ों में हेल्प भी करी, खासकर जहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी है उसको ठीक करने में मेरी हेल्प भी करी है। जैसे आज भी मुझे बोला था कि सर आपने ये वीडियो गलत लिस्ट में डाल दी, तो वो हमने ठीक कर दी। तो थैंक यू, आप लोग इतना चीज़ों को नोटिस कर रहे हो। और हाँ, एक चीज़ और लास्ट, मोस्ट ऑफ लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो क्लासेस वॉच कर रहे हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अच्छा लग रहा है तो। या अगर चाहते हो थोड़ा और टाइम चाहिए तो थोड़ा टाइम ले लो, बट ये ध्यान रखना कि जो चीज़ आपके हाथ में होती है ना उसको हाथ से निकलने में भी टाइम नहीं लगता, ठीक है। वैसे ये तो लाइफ टाइम पड़ा देगा कंटेंट, बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है फिटनेस इंडस्ट्री में, चाहे आपको करियर बनाना हो, चाहे अपनी ही नॉलेज को अपग्रेड करना हो, तो हर चीज़ों को तरीके से करो, ठीक है, एक स्ट्रैटेजी के साथ करो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपका काम ये भी है कि आपने अपनी सेल्फ स्टडी पे भी काम करना है, ठीक है, तभी आपकी नॉलेज का अपग्रेड होगी। और जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बोला था जब मैंने एक कोर्स शुरू किया था कि इस कोर्स को करने के बाद आप खुद में ही एक ट्रेनर होगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको एज अ ट्रेनर वर्क करना है कहीं पे, या फिर एक टीचर की तरह किसी को टीच करना है, पढ़ाना जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, या फिर अपनी ही हेल्थ पे, अपनी फैमिली की हेल्थ पे वर्क करना, उनको और बेटर करना है, अपनी फिटनेस को बेटर करना है। तो ये सब चीज़ें, ये सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।